हेलो एवरीवन, मैं जुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बीएनएसएस और सीआरपीसी का तुलनात्मक अध्ययन वाली सीरीज़ का प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने 3 वीडियो बनाई हुई हैं जो आप तक पहुँच चुकी हैं। आप हमारे चैनल पे जा करके इसकी प्लेलिस्ट में इसकी तीनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया है, अभी तक आपने हमारी वीडियोस पे काफ़ी सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हम अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रीवियस की जितनी भी प्रीवियस लेक्चर का मैं रिवीजन कराती हूँ। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। तो प्रथम वीडियो में मैंने सीआरपीसी और बीएनएसएस का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई थी। दूसरे में धारा 1 में हमने संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ बताया था। और तीसरे वीडियो जो डेफिनेशन क्लास का पार्ट 1 आप सब तक पहुंच चुका है, उसमें हमने 5 शब्दों को डिफाइन किया था। हमने उसके बारे में आप सबको अच्छे से बताया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं डेफिनेशन, उस डेफिनेशन की जो पहला है वो है आरोप, चार्ज। चार्ज को धारा 2 खंड 1 4 में परिभाषित किया गया है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसे 2F में परिभाषित किया गया है। F में चार्ज परिभाषित है। चार्ज की परिभाषा बेयरेक्ट की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ सिंपल सी दो बात कही गई है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का कोई भी शीर्ष है, सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंतर्गत बता दी कि आरोप के अंतर्गत कोई भी शीर्ष हो सकता है या एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं। इसके अलावा बेयर एक्ट ने कुछ भी नहीं बताया है। आरोप के बारे में अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो आरोप का शाब्दिक अर्थ होता है दोषारोपण करना। ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। आरोप की परिभाषा जो बेयर एक्ट में दी गई है ये पूर्ण नहीं है। अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो आरोप से तात्पर्य दोषारोपण करना, यानी कि जब कोर्ट में मामला पहुंच जाता है, संज्ञान होने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं है तो उन्मोचन कर देगा, यानी कि डिस्चार्ज कर देगा। और अगर उसे लगता है कि कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार विद्यमान है तब न्यायालय आरोप विरचित करता है या चार्ज फ्रेम करता है। तो ये तो हमने आपको बताया। तो सामान्य शब्दों में ये आरोप लगाना या जो चार्ज फ्रेम करने का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया गया है उसे पता चले कि उसे किन अपराधों में दोषारोपित करने के लिए आरोप विरचित किया गया है, उसे पता चल सके। दोषारोपण करना, इसका जो सामान्य शब्दों में अर्थ निकल के आ रहा है तो दोषारोपण करना। आरोप की विरचना जो चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, ये किसके द्वारा होती है? तो ये कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है वो कोर्ट करती है, पुलिस नहीं करती है। यह एक कार्रवाई न्यायिक है। अगर कोई पूछे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसी कार्रवाई होती है तो आप बिल्कुल भी क्लियर रखिए इस चीज़ को कि यह कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई होती है, यानी कि न्यायालय द्वारा संपन्न कराई जाती है। आरोप के निर्माण के पूर्व जितनी भी न्यायिक कार्रवाई होती है वो जांच कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ये एक ऐसा पैरामीटर है जो जांच एवं विचारण के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जितनी भी कार्रवाई होगी और वो न्यायिक होगी तो वो कार्रवाई जांच कहलाएगी। और अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद कोई कार्रवाई की जाती है और वो न्यायालय द्वारा की जाती है तो वो विचारण की श्रेणी में आएगी। आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान चैप्टर 18 धारा 234 से 247 तक में किया गया है, जिसे कि 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है फॉर्म ऑफ चार्ज, दूसरा है जोइंडर ऑफ चार्ज।
पहला है फॉर्म ऑफ चार्ज, ये धारा 234 से 240 तक में दी गई है। जोइंडर ऑफ चार्ज 241 से 247 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रारूप जो अनुसूची 2 में है, प्रारूप नंबर 33 और प्रारूप नंबर 34 में इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इन सब का केवल BNSS के बारे में बता रही हूँ। अभी मैं CRPC का भी नोट करा दूंगी। आप सब अपनी बेयर एक्ट पे चीज़ों को नोट करते रहिए। अगर इस संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किया गया है या आरोप विरचित करने में कोई त्रुटि हुई है तो इसका प्रभाव भी बताया गया है। अब हम CRPC में भी देख लेते हैं। CRPC में चार्ज धारा 2D में परिभाषित था। धारा 2D में आरोप को परिभाषित किया गया था और इसके बारे में जो प्रावधान था विस्तृत रूप से चैप्टर 17 में किया गया था। वहाँ पे भी इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक आरोप की अंतर वस्तु धारा 211 से 217 तक था और आरोपों का संयोजन 218 से 224 तक में दिया गया था। कुल धाराएं 211 से 224 चैप्टर 17 CRPC में बताया गया था। और इसके साथ ही साथ जो प्रारूप संख्या है वो भी बताई गई थी, 32 और 33। हमने आपको BNSS में कौन कौन सा प्रारूप संख्या बताया, 33 और 34, और यहाँ पे 32 और 33। एक तो अभी जो चार्ज है इसमें 32 और 33 में जो बताया गया है, 33 BNSS में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो आरोप में गलती का प्रभाव या आरोप विरचना ना होने पर इसका जो प्रभाव है CRPC धारा 464 में दिया गया है, जबकि BNSS में धारा 510 में दिया गया। उसमें बताया गया है कि अगर कोई गलती हो गई है या आरोप रचना में कोई त्रुटि हो गई है तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसमें बताया गया है कि जब तक वस्तुतः न्याय ना हो पाए, इसके अलावा कोई अनियमितता नहीं होगी या दोषित परिणाम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने चार्ज को भी देख लिया। चार्ज की परिभाषा कहाँ दी गई है तो 2F में दी गई है। 2 चीज़ें परिभाषा में दी गई हैं कि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं, आरोप का कोई भी शीर्ष हो सकता है। और ये चैप्टर कौन सा है, BNSS में चैप्टर 18 है, 234 से 247 तक बताया गया है और प्रारूप संख्या 33 बताया गया है। और जबकि CRPC में चैप्टर 17 था, 211 से 224 तक में बताया गया था। हमने आपको इसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि अगर चार्ज फ्रेम से पहले जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो जांच होगी और चार्ज फ्रेम होने के बाद की जो न्यायिक कार्रवाई होती है वो विचारण कहलाती है। अब हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी और हमारा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो अगली परिभाषा हम देखते हैं। तो अगली परिभाषा हमारी है कॉग्निजेबल ऑफेंस की या संज्ञेय अपराध की। देखिए, संज्ञेय अपराध में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। जिस तरह से सेम आरोप की परिभाषा BNSS में भी वही उसी तरह से है और CRPC में भी सेम है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। और संज्ञेय अपराध की भी परिभाषा में कोई चेंज, सिर्फ जो ABCD का जो क्रम है वो आगे पीछे हुआ है, इसके अलावा किसी प्रकार का इसमें आपस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं संज्ञेय अपराध। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2(6) में दिया गया। इंग्लिश में देखते हैं तो 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। और CRPC में कहाँ दी गई हुई थी तो 2C में इसकी परिभाषा दी गई थी। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो बताया गया है चैप्टर की संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसमें भी 2 चीज़ें आई हैं। एक तो अगर तत्समय प्रवृत्त जो विधि है उसके अंतर्गत या जो हम CRPC या BNSS के अंतर्गत जो द्वितीय अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, उसके अंतर्गत जहाँ पे पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, वे अपराध संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा सा कि 2 शब्द आए हैं। ऐसा अपराध अभिप्रेत है, ठीक है, जिसके लिए संज्ञेय मामला
अंडरलाइन करें, संज्ञेय मामला से ऐसा मामला विपरीत है। देखिए अपराध आपको समझ आ रहे हैं कि वे जो हमारे प्रथम अनुसूची में शब्दों को बताया गया है, जिन अपराधों का वर्णन किया गया उसके लिए पनिशमेंट दी गई है, या जो प्रथम अनुसूची के सेकंड उसमें बताया गया है कि अन्य विधियों के तहत जिनको दंडनीय बनाया, ये तो हमने अपराध समझ लिया। अब आता है संज्ञेय मामला किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपराध और मामला दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले संज्ञेय मामला समझिए। तो देखिए एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। एक घटना बनाते हैं काल्पनिक रूप से कि ए नामक व्यक्ति ने बी के घर में घुसा, घर में घुसना चोरी हुआ, फिर उसने किसी संपत्ति की चोरी की, वहाँ पर उसने किसी चीज़ को तोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए घर में घुसना एक अपराध, चोरी किया दो अपराध, और वहाँ पे कोई सामान को तोड़ दिया। फिर कोई व्यक्ति मिला, उससे उसने मारपीट भी किया, उसको मारा पीटा भी। तो यहाँ पे टोटल अपराधों की संख्या 4 होगी। देखिए कोई अपराध तो मारपीट, घर में घुसना, चोरी करना, रिश्ती करना, ये सब अपराध अलग अलग हो गए। लेकिन ये जो पूरा मामला बना, पूरी घटना जो बन गई, इसी को ही मामला कहते हैं। कि आप मतलब एक व्यक्ति घर के अंदर घुसा, फिर चोरी की, फिर रिश्ती की, फिर किसी से मारपीट किया, तो ये सारा जो ये पूरा जो अक्रेंस है, इसी को ही संज्ञेय मामला कहा जाता है। कि कोई ऐसा अपराध प्रेरित है जिसके लिए संज्ञेय मामला से किसी मामला भी, चाहे वो कोई अपराध सिंगल भी अपराध हो सकता है कि कोई व्यक्ति मारपीट के लिए केवल आरोपित किया गया है, या एक से अधिक अपराधों में उसे आरोपित किया गया है, तो वो सभी जो एक से अधिक अपराध होते हैं जो एक ही सीरीज में किए जाते हैं, एक ही श्रृंखला के अंतर्गत कारित किए जाते हैं, एक समव्यवहार के अंतर्गत। कि पहले उसके घर के अंदर घुस गया, फिर उसके बाद वहाँ पे चोरी की, फिर रिश्ती की, फिर वहाँ पे मारपीट किया। तो ये सभी जो श्रृंखला है, इसी को समव्यवहार कहते हैं, इसी को ही हम संज्ञेय मामला कहते हैं। ठीक है, तो क्या है फिर आगे देखते हैं। तो जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब देखिए हमने प्रथम अनुसूची को पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, और हमने आपको बताया भी था, उसको पढ़ के भी बताया था। इसमें टोटल 6 खंड थे। तो जो संज्ञेय मामला है, ये प्रथम अनुसूची के खंड 4 में बताया गया है। प्रथम अनुसूची के खंड 4 में संज्ञेय अपराध का वर्णन किया गया कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये हमने बताया। और तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि, यानी कि कोई अदर विधि है, जैसे SC ST हो गया, पॉक्सो हो गया, NDPS हो गया, या कोई अन्य विधि हो गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी अपराधों को संज्ञेय असंज्ञेय बनाया जाता है। तो चाहे अब प्रथम अनुसूची में हो के अपराध हो या कोई अन्य विधि के तहत अपराध हो, अगर उसमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति है, तो वे अपराध संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। यहाँ पे बताएगा, आप यहाँ पे चाहो तो सेक्शन 35 भी नोट कर सकते हैं, जहाँ पे पुलिस अधिकारी को अधिकार होता है कि वे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ, वो धारा 35 में उसका डिटेल से वहाँ पे वर्णन किया गया है, और उन परिस्थितियों को बाकायदा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमने बेयर की लैंग्वेज देखी। अब समझिए ज़रा कि जैसे कि हमने बताया संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला लगभग देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे थे ना, लेकिन जब हमने आपको अच्छे से तोड़ के बताया तो क्या निकल के आ रहा है कि ये डिफरेंट क्योंकि जब पूरी घटना बनती है तो वो मामला बनते हैं कि पूरी घटना का मामला कहाँ जाता है। ठीक है, पूरी घटना वो पूरा मामला कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया पूरा B के घर में घुसा, मारपीट की, चोरी की, रिश्ती की, ये सभी क्या, ये एक मामला, ये घटना होती है। पूरी घटना को मामला होता है। कोई एक अपराध तो सिंपल सा है, ये समझते ही हैं आप। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें उपचार के अपराध। तो ऐसे मामलों में या ऐसे अपराधों में FIR दर्ज होती है। FIR कौन सी धारा में दर्ज होती है? तो FIR 173 में दर्ज होती है, जो कि ऑलवेज कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञेय अपराध से कोई ऐसा अपराध प्रेरित है जो हमने बेयर एक्ट की लैंग्वेज में बताया कि जो प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वारंट के बिना पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का राइट होता है। अगर संज्ञेय अपराध का शाब्दिक अर्थ देखें तो समझिए संज्ञेय अपराध यानी कि संगीन अपराध, बहुत ही हीनियस क्राइम, गंभीर अपराध होते हैं। और ये जिसमें केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। तभी आप लोग देखते होंगे, जो लोग कोर्ट जाते हैं वहाँ पे जो फाइलों में देखते हैं, लिखते हैं स्टेट बनाम फला, स्टेट बनाम अमुक, ऐसे सरकार बनाम ये। तो ये जो सरकार होता है ना, तो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध, जिसमें जो पीड़ित पक्षकार होता है वो व्यक्ति के साथ साथ पूरा समाज होता है।
और इसकी धारा 175 बीएनएसएस की धारा 175 एक के तहत किसी ऐसे अपराधों में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण का कार्य भी प्रारंभ कर सकता है। यानी कि ऐसे अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी भी कर सकता है, वो 173 में हमने आपको बताया बीएनएसएस में, और 175 एक में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण भी स्टार्ट कर सकता है। फिर 175 3 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण का आदेश भी दे सकते हैं। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट धारा ये है, और संज्ञेय अपराध के बारे में कुछ जानना चाहिए। संहिता के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड में जो हमने आपको बताया, खंड 4 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि कौन से अपराध संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं। अब इन्हें समझिए। अन्य विधियों के तहत संज्ञेय अपराध उन्हें माना जाता है। देखिए इसमें तो हमने बता दिया प्रथम, अगर अन्य विधि आते पूछा गया ना उसमें सेकंड लाइन में कि अन्य विधि के तहत बताइए, तो अन्य विधि के तहत जैसे मृत्युदंड हो गया संज्ञेय अपराध, या आजीवन कारावास, तो ये भी संज्ञेय अपराध। या इम्पोर्टेंट आप भेजो में बता दें, 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध जो होते हैं वो संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। लेकिन ये नियम अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि विशेष विधियों के तहत 3 वर्ष से कम की सज़ा वाले भी, या 3 वर्ष से जो ज़्यादा हो, 3 वर्ष तक अपराध जो है असंज्ञेय भी बनाए गए हैं, और 3 वर्ष से कम की सज़ा वालों को भी संज्ञेय बनाया गया है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन ये अन्य विधियों के तहत था। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखिए सीआरपीसी के भी प्रोविज़न हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया 2D में इसकी परिभाषा दी गई है। सीआरपीसी 1973 के परिभाषा कहाँ दी गई थी, 2C की, सॉरी 2D में तो कंप्लेंट बताया गया था, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया था। और इसकी सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करने की धारा 154 थी, और पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के जो शक्ति थी वो धारा 41 सीआरपीसी में थी। बीएनएसएस में हमने कौन सी धारा बताई थी, 35 बताई थी, ठीक है। और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण कार्य करने की शक्ति सीआरपीसी में 156 2 के तहत दिया गया था। और इस संहिता के अधीन 156 3 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति थी कि वो पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता था। इसके बारे में आप लोग सुनते होंगे, 156 3 दाखिल हो गया, 156 3, तो जो 156 3 दाखिल होते थे उसके तहत मजिस्ट्रेट को पावर होता था कि उसमें एफआईआर दर्ज करके अन्वेषण का आदेश वो दे सकता था। ये मजिस्ट्रेट की पावर थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक केस भी चाहो तो नोट कर लो, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी धारा 156 3 के तहत प्रार्थना पत्र दिया जाए या उस प्रार्थना पत्र कोई देगा तो शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, ये धारा बताई गई थी। तो इस तरह से संज्ञेय अपराध भी हमने देख लिया, इसको बहुत ही डिटेल में समझा, काफ़ी समय लगा, लेकिन एक एक चीज़ हमने आपको बता दिया। अगर आप एक एक चीज़ नोट कर लेंगे तो ये आपके प्री और मेंस दोनों पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगली हम जो परिभाषा देखते हैं, तो देखते हैं परिवाद की। परिवाद सीआरपीसी में 2D में परिभाषित थी, और बीएनएसएस में परिवाद 2H में परिभाषित है। हिंदी में जा, 2 जा में परिवाद परिभाषित है, और 2 घा में सीआरपीसी में परिभाषा थी। चलिए बेर पढ़ते हैं। सबसे पहले परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया हो, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। अंडरलाइन करिए चैप्टर, इसके साथ आप लिखना चाहें तो 16 बीएनएसएस का लिख सकते हैं, 223 से 226 सीआरपीसी का लिखेंगे तो परिवाद का चैप्टर 15 है, 200 से 203 तक में बताया गया है, इसके बारे में एक चैप्टर है। तो अब हम सबसे पहले डिफिनेशन को ही कंप्लीट करते हैं। तो डिफिनेशन में बताया कि ये जो कार्रवाई होती है ये कौन करता है, तो सबसे पहली लाइन में लिख दिया मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से। कौन करता है, तो मजिस्ट्रेट करता है, ठीक। इसका जो मेथड है वो कैसा हो सकता है, तो वो मौखिक भी हो सकता है और या लिखित भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जिसने अपराध किया है वो ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है। इसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा, तो परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ को भी बता दिया। अब इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं। स्पष्टीकरण बताता है कि जो अन्वेषण के पश्चात
अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है। मान के चलिए अगर कोई मामला है जो संज्ञेय मामला था, ठीक, उसमें अन्वेषण चल रहा था, उसमें जो निकल के मामला आता है वो असंज्ञेय निकल के आता है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट समझी जाए, जो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट भेजता है वो परिवाद समझा जाएगा और ऐसा पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। ये सिंपल सा निकल के आया। हमने क्या क्या देख लिया कि मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाने की दृष्टि से कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, कैसे करेगा, मौखिक करेगा या लिखित रूप में किया जाएगा। ठीक है, अभी कथन अभिप्रेत है, और जो किसी व्यक्ति ने जिसने अपराध किया है वो चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, लेकिन इसके अंतर्गत क्या नहीं आता, तो पुलिस रिपोर्ट नहीं आता। बट अगर किसी मामले में अन्वेषण चल रहा है और अन्वेषण के बाद उसमें मामला असंज्ञेय अपराध का किया जाना पता चलता है, तो जो पुलिस अधिकारी जो ऐसी रिपोर्ट भेजता है वो रिपोर्ट परिवाद समझी जाती है और ऐसा अधिकारी जो ऐसी रिपोर्ट भेज रहा है वो परिवादी समझा जाएगा। ये इसके फैक्ट हमने देख लिए। अब देखो एक थोड़ा सा और समझो कि जैसे अपराध के होने के बाद गतिशील करने के लिए दो प्रकार से गतिशील किया जाता है। एक तो होता है कि अपराध की सूचना थाने में दो, एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, फिर चार्जशीट बने, कोर्ट आए, ठीक, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है कि हम कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने एप्लीकेशन थाने में दी, एसपी को दी, नहीं सुना, तब हमारे पास राइट होता है कि हम कोर्ट पे जाएं और वहाँ पे हम कंप्लेंट दाखिल कर दें, परिवाद दाखिल कर सकते हैं। परिवाद दाखिल करने के बाद क्या होता है कि परिवाद दाखिल करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। सामान्यतः परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये नियम है कि जो परिवाद है वो कोई भी करे, परंतु कुछ विशेष अपराध ऐसे हैं जिनका संहिता में उल्लेख किया गया जहाँ पे केवल पीड़ित पक्षकार या उसके सगे संबंधी जो हैं उन्हीं को ही अधिकार होता है कि वे परिवाद दाखिल करें। जैसा कि हमने बताया चैप्टर आपका इसके बारे में 16 हमने आपको बताया था, चैप्टर 16, और सीआरपीसी का चैप्टर 15 था जिसके बारे में प्रावधान करता है पूरा। और जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो परिवाद नहीं समझी जाती, ये भी हमने आपको बताया। तो ये हमारा परिवाद की परिभाषा भी कंप्लीट हुई। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आती है अगली डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की। देखिए इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की डेफिनेशन। तो इसमें बताया गया है क्या है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या अन्य बतौर दूर संचार युक्ति या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना विपरीत है, जिसे चाहे किसी एक व्यक्ति ने या अन्य व्यक्ति को या एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से किसी युक्ति को या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को पारेषित या अंतरित किया जाता है। ये नई डेफिनेशन ऐड हुई है तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ अगर हम सेक्शन चाहें तो 202, 63, 70, 94, 173, 193, 202 भी देख सकते हैं, को हम आगे डिटेल में बताएंगे भी। आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है। तो सिंपल सा इसको ये समझिए कि ये जितने भी इसमें मेथड बताए गए हैं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कैमरा, श्रव्य दृश्य प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, ये सब क्या है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो, इनके द्वारा, समझ रहे, ये सभी जितने भी फॉर्म बताए इनके द्वारा मौखिक, लिखित, सचित्र, वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना मतलब इनके द्वारा जो संसूचना दी जाती है ऑडियो वीडियो सब के फॉर्म में, ये संसूचना अभिप्रेत है या इसके अंतर्गत आती है। ऐसे समझिए, ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो सूचना दी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से आती है। अब इसमें डिफिनेशन तो काफ़ी लंबी दी गई है कि चाहे टेलीफोन के द्वारा, हम टेलीफोन से बात करते हैं ना, टेलीफोन से हमने कोई सूचना किसी को दिया, मोबाइल फ़ोन की ज़रा फ़ोन पे बात करके दिया या उसकी रिकॉर्डिंग रख ली, या कोई सूचना आ रही है या बतौर कोई अन्य दूर संचार के माध्यम से हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। श्रव्य दृश्य प्लेयर, जो प्लेयर होते हैं, कैमरा हो गया, अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो गया,
जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी लिखित हो गया चाहे मौखिक हो गया, सचित्र यानी कि कोई चित्र के फॉर्म में भी है, फोटोज़ वगैरह हैं, वीडियोज़ के अंतर्वस्तु है, ये सब इन सभी के माध्यम से जो सूचना पारेषित की जाती है यानी कि भेजी जाती है, अंतरित की जाती है, वो इस डेफिनेशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना मानी जाती है। दिखने में बहुत हैवी लग रही थी, विशेष इसमें कुछ नहीं, बस ये समझिए कि इतनी चीज़ें चाहे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, वीडियो, ऑडियो, इन सब के द्वारा जो एक सूचना होती है, कम्युनिकेशन जो रिकॉर्ड होता है, अभी तो प्रेजेंट टाइम में जैसे फ़ोन पर रिकॉर्ड हो गई, कॉल रिकॉर्ड कर लिया या वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया, ये सब चीज़ें जो इनकी एक सूचना पारिषित की जाती है, अंतरित की जाती है, वही सब इसके अंतर्गत बताया गया है। तो ये भी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन हमारी आती है जे, बीएनएसएस की धारा 2 जे में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बताया गया है और सीआरपीसी में 2 ई में हाई कोर्ट बताया गया है। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या था, बस इतना समझिए कि राज्य का उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा हो, अन्य संघ राज्य क्षेत्र की दशा में उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। हमने शॉर्ट में बता दिया, डायरेक्ट भी देख लेते हैं। क्या बताया गया, उच्च न्यायालय से विपरीत किसी राज्य के संबंध में उस उच्च न्यायालय, जैसे राज्य के संबंध में यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, भाई हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में, उसकी खंडपीठ एक लखनऊ में भी है, ये हो गया उच्च न्यायालय से राज्य का हो गया। दूसरा देखते हैं, तो किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया वह उच्च न्यायालय। अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र से यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे जिसका विस्तार क्षेत्र आ रहा है जिस उच्च न्यायालय के अंतर्गत, तो वो उच्च न्यायालय माना जाएगा। किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत का उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अन्य दांडिक अपील सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जांच। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जांच आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू दोनों के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी, अगर शॉर्ट में बताना होता तो मैं एक मिनट के अंदर सारी डेफिनेशन ख़त्म कर दें, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं जिस तरह से मैं हर एक डेफिनेशन के भीतर जा करके उसके बारे में संहिता में क्या क्या बताया गया सब बता रहे। अगर आप नोटिस करें तो हमारी ये क्लास प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के पर्पस से चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। बस आप सबका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। अब देखिएगा हमारी ये जो सीरीज़ है ये बहुत अच्छी जाएगी और सारे बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आप उनमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स को गेन करेंगे। ठीक है, हमने अब तक जो भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको चीज़ें सब अच्छे से याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।